Hello students, good morning to all of you. Today we will start with chapter first of class 8 that is crop production and management. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा लेट अस अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर का जो नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है. ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा पैदावार. मैनेजमेंट का मतलब होता है उसकी सभी चीजों को रेगुलेट करना. दैट मीन्स सभी चीजों को मैनेज करना, प्रॉपर टाइम से वाटर देना, प्रॉपर टाइम से सीड को जो है वो सो करना. तो हम पूरी जो क्रॉप हम लगाते हैं उसकी प्रोडक्शन को और उसकी हर तरह की नीड को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. तो दिस इज क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि हम किस तरह से कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसकी हम कितनी प्रोडक्शन चाह रहे हैं, और उसको ग्रो करने से लेकर सॉइंग पीरियड से लेकर हार्वेस्टिंग तक उसका सब अच्छे से सारी उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. ओके. Paheli and Bujo went to their uncle's house during summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो एक बार क्या हुआ बेटा, पहेली और बूझो अपने अंकल के साथ उनकी फील्ड के अंदर गए और वहां पर उनके अंकल क्या थे, उनके अंकल एक फार्मर थे. वहां पर उन्होंने कुछ खेती करने वाले टूल्स देखे, औजार वहां पर देखे, जैसे कि खुरपी है, सिकल है, शॉवल है, प्लॉ है, एटसेट्रा. इनमें से मोस्ट ऑफ के साथ आप बेटा फैमिलियर होंगे. सिकल इज दराती, प्लो इज हल. उन्होंने ये सब जो टूल्स देखे वहां पर. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. उसके बाद बूजो के माइंड में स्ट्राइक हुआ कि वो जानना चाहता था कि इन टूल्स को कैसे और कहाँ यूज किया जाता है. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. हमें पता है बेटा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है, और हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपने आप से क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल्स. और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, टेल मी. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस. Animals including humans cannot make their own food, so where do animals get their food from? हमने बहुत अच्छे से क्लास 7th में पढ़ा है बेटा फर्स्ट चैप्टर में ही कि जो एनिमल्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. तो हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, हम अपना खाना जो है वो प्लांट से लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें खाना खाने की जरूरत क्यों है. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. हम सबको पता है बेटा कि जो हमारे बेसिक प्रोसेसेस हैं, बेसिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो भी हम लाइफ के अंदर हमारे अंदर सिंपल प्रोसेसेस चलते रहते हैं बेटा, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग, हमारा फूड पच रहा है, डाइजेशन, उससे एनर्जी रिलीज एंड यूटिलाइज हो रही है, रेस्पिरेशन. सो ये सभी प्रोसेस होने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है. जैसे एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना. और वही एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वही एनर्जी हमें फूड से मिलती है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम जो होते हैं बेटा, हम ओमनीवोरस के अंदर आते हैं. हम अपना फूड प्लांट से भी ले लेते हैं और एनिमल से भी ले रहे होते हैं, और दोनों से भी. ओके. नाउ बूजो वांट्स टू नो समथिंग. Since we all need food, how can we provide food to the large number of people in our country? हम सबको खाने की जरूरत होती है, तो फिर इतने डाइवर्स कंट्री में, इतनी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो खाना है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, टेल मी. ऑब्वियसली बेटा फार्मिंग करके, एग्रीकल्चर से, लार्ज स्केल पर क्रॉप्स ग्रो करके. फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. तो इस पर पहेली ने कहा, तो अगर सारी पॉपुलेशन को फीड कराना है तो फूड की प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर होनी चाहिए. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary.
अगर हम चाहते हैं कि फूड जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर यानी लार्ज पॉपुलेशन को हम फीड करवा सकें, तो एक तो रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए। मतलब ऐसे थोड़ी कि एक साल क्रॉप ग्रो करके और फिर बंद कर दिया। टाइम टू टाइम, क्योंकि हम रेगुलर फूड लेते हैं बेटा, तो प्रोडक्शन शुड बी रेगुलर। प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका इरिगेशन, उसको कोई डिजीज ना लगे, उसका हर तरह से ध्यान रखना, कब कितना उसको पानी देना है, उसको मैनेज करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और वो फूड जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसे नहीं कि एक ही के पास स्टॉक हो जाए और एक के पास कुछ है ही नहीं। तो 3 फैक्टर्स जरूरी ध्यान में रखने हैं। 1 इज प्रोडक्शन मस्ट बी रेगुलर, proper management should be there, and distribution of food should be proper. Okay, now we will study about some agricultural practices. अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मींस वो सारी चीजें बेटा जो कि हम एक क्रॉप को ग्रो करने से लेकर हार्वेस्ट करने तक करते हैं, उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक होते हैं बेटा, जो नोमैड्स होते हैं, पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। ठीक है, वो एक प्रॉपर जगह पर स्टे होकर नहीं रहते हैं। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लोग क्या करते थे, नोमैडिक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे फूड और शेल्टर के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स, रॉ होता है बेटा कच्चे, वो कच्चे फ्रूट्स खाते थे और कच्ची वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, और एनिमल्स को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया था और उनको खाना शुरू कर दिया था। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो धीरे धीरे उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर सीखा बेटा, और वहां से जो है वो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is crop. तो जब एक ही तरह का प्लांट लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स all the plants are grown in the field are that of wheat. एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये बोलें कि हमने जो है वो गेहूं की क्रॉप उगाई है, गेहूं की फसल उगाई है, तो उसका मतलब ये है बेटा कि उस लार्ज स्केल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, गेहूं की फसल प्रेजेंट है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. They can be classified on the basis of season in which they grow. तो क्रॉप्स जो होती हैं बेटा वो अलग अलग तरह की होती हैं। सीरियल्स जिसके अंदर फूड ग्रेन्स आ जाते हैं, दे कैन बी वेजिटेबल्स, दे कैन बी फ्रूट्स, और उनको सीजन के बेसिस पर भी जो है वो ग्रो करवाया जाता है, कि मतलब क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है बेटा, क्लासीफाई का मतलब होता है कि उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डालना। तो कौन सी सीजन में कौन सी ग्रो करी जा रही है उसके बेसिस पर उसको क्या क्रॉप्स को डिवाइड किया हुआ है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया जो है बेटा वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है या नमी है या रेनफॉल है वो क्या करती है, वेरी करती है। अकॉर्डिंगली देयर इज Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी होने की वजह से बेटा जो है क्रॉप्स के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड अनदर इज रबी क्रॉप्स। तो 2 सीजन के बेस्ड पर बेटा 2 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड अनदर इज रबी क्रॉप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The crops which are sown in rainy season are called as खरीफ crops. जो crops rainy season में उगाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ crops। और इंडिया में rainy season कब से कब होता है, जनरली जून से सितंबर तक। एग्जाम्पल है बेटा पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा।
Rabi crops, the crops grown in winter season are called as rabi crops. तो रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो क्रॉप्स जो कि विंटर में ग्रो करी जाती हैं. ओके, उनका टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च के लिए. एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसी. Beside these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. इसके अलावा जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं बेटा, वो भी समर के दौरान जो है वो कई जगहों पर ग्रो करी जाती हैं. ओके, नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस. अब हम सारी बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय बुजो. व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? पैडी को जो है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्यों नहीं उगाया जा सकता बेटा? क्योंकि उस टाइम पर जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं या जो रेनफॉल कंडीशंस हैं या जो ह्यूमिडिटी कंडीशंस हैं वो पैडी को क्या करती हैं? फेवर नहीं करती. तो इसलिए वो उस सीजन में ग्रो नहीं कर पाती. जो पैडी फील्ड्स की जो धान की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस टाइम पर पूरी नहीं हो पाती. तो देखो उसका आंसर फिर पहेली ने दिया भी है. पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. बहुत ज्यादा उसको वाटर की जरूरत होती है. धान में बहुत ज्यादा पानी देते हैं ना, ये सबको पता होगा. देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन. इसलिए इसको रेनी सीजन में ग्रो करना ही सुटेबल होता है. ओके, नाउ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow an ornamental plant in the house. तो जो क्रॉप्स होती है बेटा, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो है वो वेरियस प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं फार्मर्स को. कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं. और वही अगर आप किचन गार्डन लगा रहे हो, सपोज अपने घर में वेजिटेबल सब्जियां लगा रहे हो, आपको भी करनी पड़ेंगी. या फिर आप अपने घर के गमले में जो है वो कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको जो है वो सेम एक्टिविटी करनी पड़ेगी. ओके, तो दीज एक्टिविटीज आर रेफर्ड टू एज, one minute. These activities refers to as agricultural practices. तो इन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? These activities are called as agricultural practices. कौन कौन सी होती हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छे से. फिर उसके अंदर बीज बोते हैं, दैट इज कॉल्ड सोइंग. फिर उसके अंदर टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, खाद डालनी पड़ती हैं ताकि अच्छे से जो है वो ग्रो करे. उसके अंदर इरिगेशन यानी पानी भी टाइम टू टाइम देना पड़ता है. उसको वीड से, वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स. जो खरपतवार हो जाती है हमारी क्रॉप के साथ, कुछ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स. तो वीड से प्रोटेक्ट करना. फिर क्या करते हैं? उनकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उनकी कटाई कर लेते हैं और उसके बाद उनको स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. ओके, नाउ अब हम इन सभी को बेटा जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है बेटा, ये फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप ग्रो करने से पहले. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये. इसमें क्या करते हैं? खेत को प्लो किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है ताकि अगर कोई वीड है, अनवांटेड प्लांट है, तो वो खत्म हो जाए. प्रॉपर एरिएशन हो सके सॉइल का, जिसमें अच्छे से उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाए या CO2 मिक्स हो जाए, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी होती है. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. और एक या क्या करने में हेल्प करते हैं? जो सॉइल की रूट्स है, देखो जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर डीपली जा सके ताकि वो अच्छे से जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब कर सके. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. जब वो डीप इनटू द सॉइल भी चली जाती है ना बेटा रूट्स, तो भी वो बहुत अच्छे से जो है वो ब्रीद कर सकती हैं. क्यों? क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है. इसीलिए जो है वो सॉइल की लूजनिंग करनी पड़ती है ताकि वो रूट्स जो है वो आराम से ब्रीथ करें.
वाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ इजली? क्यों? क्योंकि बेटा वो लूजली प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में स्पेस अच्छे से आ जाएगा, और स्पेस अच्छे से अगर उनके बीच में आ जाएगा तो एयर वहां पर अच्छे से मिक्स हो पाएगी. The loosened soil help us to growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of farmers since they are further and loosen the soil and add humus to it. Now this is very important term. What is humus? Humus क्या होता है बेटा? Humus बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट होता है सॉइल के अंदर, जो कि डेड डिकेड लीव से या फिर डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म से जो है वो बनता है. तो लूजनिंग के बाद क्या होता है बेटा, वहां पर अर्थ और अच्छे माइक्रोब्स भी, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं ह्यूमस ऐड करने के लिए सॉइल के अंदर, और सॉइल को और ज्यादा लूजन करने के लिए, ताकि गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो सके. You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा कि जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, वाटर, एयर भी होते हैं, और कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म, माइक्रोब्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in dead organisms are released back into the soil. The nutrients are again absorbed by the soil. इससे क्या होता है बेटा, सपोज वो जो प्लांट्स की लीव्स थी या फ्रूट्स गिर गए या फिर एनिमल्स की जो डेड हो गई, वो वापस से सॉइल में बरेड हो जाते हैं, और सॉइल में बरेड होने की वजह से जो भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं. ओके, since only a few centimeters of the top layer or soil supports the plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स का सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स के अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और जो एक्चुअली फेवर करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो इसलिए सॉइल को जो है वो टर्न करना जरूरी होता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को इजीली अवेलेबल हो सके. ओके, Thus, turning and loosening of the soil is very important part of cultivation of crops. इसलिए जो turning और loosening of soil है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा important part है cultivation के लिए. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. ओके, थैंक यू.